हमारी गवर्नमेंट नहीं है, चुन के हमने दी है, लेकिन ये कैपिटलिस्टिक हित साधने वाली उनकी एजेंट गवर्नमेंट, इनका हर कदम उस दिशा में जा रहा है। किसानों के तीनों कानून केवल उस दिशा में जाने वाले, इसीलिए क्योंकि ये कानून आने के बाद में क्या परिवर्तन अमेरिका में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, कई देशों में हुआ है, कनाडा में हुआ है, इसकी बहुत अच्छे ढंग से जानकारी आज के जमाने में हम सबको है और किसानों को भी है, क्योंकि किसानों के बच्चे, खासकर पंजाब हरियाणा के किसानों के बच्चे कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, उन्होंने नजदीक से वो देखा है, वहां वो खेती भी करते हैं, इसलिए उनको इसकी बहुत अच्छे ढंग से जानकारी है। ये 3 कानून अगर अमल में आए तो कुछ सालों बाद ये सारे के सारे किसान केवल मजदूर बनेंगे, खुद के खेती में मालिक नहीं रहेंगे, या फिर शहरों में आकर गंदी झोपड़पट्टियों में रहेंगे और रोजगार ढूंढते रहेंगे। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। हरजीत, इनका सवाल है कि किसान आंदोलन के बारे में आप क्या सोचते हो? ये किसान आंदोलन कहां जाकर पहुंचेगा, ऐसा आपको लगता है? अभी मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ, उसके बाद में अभी कैराना में जो हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपका सवाल तो बहुत महत्व का है। मैं किसान आंदोलन के बारे में जो बोलते आया हूं, शायद आपने सुना होगा कि इस देश में आज के समय में ये एकमात्र आशा है, होप है, किसान आंदोलन, जो इस देश को शायद सेट राइट करेगा, शायद इस देश में लोकतंत्र टिकाने की कोशिश करेगा और शायद इस देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका बेस ही है इक्वेलिटी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी और जस्टिस, जिसके आधार पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन खड़ी है, उसको कायम रखने का एकमात्र आशाजनक अगर कोई चीज हमारे देश में आज दिखाई देती है तो वो किसान आंदोलन। क्यों? पहली बात यह है कि इस देश में हमने इक्वेलिटी को, पॉलिटिकल इक्वेलिटी ऊपरी तौर पर तो हमने कायम रखी है, लेकिन इकोनॉमिक इक्वेलिटी, जिसे हम गरीबी और अमीरी की खाई पाटना कहते हैं, उस बात को 90s में ग्लोबलाइजेशन के साथ में हमने छोड़ दिया। ग्लोबलाइजेशन स्वीकारने के बाद में हमारे देश में खुली अर्थव्यवस्था, जिसे हम कहते हैं, जिसे कैपिटलिस्टिक अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसको हमने पूरी छूट दे दी। उसके पहले की हमारी अर्थव्यवस्था मिश्र अर्थव्यवस्था थी। नेहरू जी ने बहुत आग्रह से मिश्र अर्थव्यवस्था अपनाई थी इस देश के लिए। वो एक तरफ पूंजीवाद का, यानी पूंजीवाद नहीं कहेंगे हम उसको, लेकिन हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास भी चाहते थे। उसके लिए किसानों के शोषण पर आधारित अर्थव्यवस्था को हमने स्वीकार भी की थी, लेकिन गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के माध्यम से ये जो भी औद्योगिक विकास होगा, उसमें का हिस्सा बड़े पैमाने पर यहाँ के आम जनता तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करेंगे और बहुत बड़ी अमीरी और गरीबी, इसमें खाई निर्माण नहीं होगी, इसमें बहुत बड़ा अंतर निर्माण नहीं होगा, ये हम देखेंगे। इस ढंग की अर्थव्यवस्था इस देश में चलाई थी। जब हमने खुली अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया, तब हमने इसको छोड़ दिया। धीरे धीरे हमने गवर्नमेंट के काम को कम करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट के लिए ऐसा कहा जाने लगा कि देयर इज नो बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति ने बहुत सोच समझकर बहुत महत्व के व्यवसाय,
ये गवर्नमेंट के माध्यम से शुरू किए थे, उसी कारण ये देश की इतनी वृद्धि हो पाई। वो अगर पहले से केवल कैपिटलिस्ट पर ये बात को छोड़ देते, तो ये देश कभी भी इतना विकसित नहीं हो पाता। इस देश की इतनी अच्छी नींव कभी बन नहीं पाती, फाउंडेशन नहीं बन पाता। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई व्यवसाय नहीं करना है। व्यवसाय केवल कैपिटलिस्ट लोग करेंगे, और कैपिटलिस्ट लोग जो व्यवसाय करते हैं वो लोगों को रोजगार देने के लिए व्यवसाय नहीं करते। कैपिटलिस्टिक लोग जो भी होते हैं वो केवल नफा कमाने के लिए व्यवसाय करते हैं। अफवाह देखा था टाटा जैसा होगा। टाटा का उस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है इस देश की फाउंडेशन निर्माण करने में। जबकि मैं भांडवल तंत्र के खिलाफ हूं, पूंजीवाद के खिलाफ हूं, इसके बावजूद मुझे टाटा का समर्थन करना पड़ता है, तारीफ करनी पड़ती है। ये देश की वास्तविकता है, क्योंकि इस देश के विकास में उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा बटाया है सरकार के साथ में। लेकिन बाकी लोगों का इतिहास ऐसा नहीं। तो पूंजीवादी जो लोग होते हैं वो केवल फायदे के लिए, नफे के लिए काम करते हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि कम इंसान के हस्तक्षेप के द्वारा हम अलग अलग ढंग के बहुत अच्छे उत्पादन कर सकते हैं। यानी कितना भी औद्योगिक विकास हुआ तो दिन ब दिन औद्योगिक विकास के क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलना कम होने वाला है, और जिसकी हमने आज पूरी तरह से छूट दे दी। हमने सभी के सभी, खास कर मोदी गवर्नमेंट के जमाने में गए 7 सालों में लेबर लॉस थे, उनको छुट्टी दे दी। लेबर को लॉस के माध्यम से जो सुरक्षा थी वो हमने पूरी तरह से खत्म कर दी। हमारे सारे के सारे लेबर लॉस के परिवर्तन केवल कैपिटलिस्ट के समर्थन के लिए, उनके हित के लिए, उनके फायदे के लिए उनमें हमने बदलाव किए। पहले की जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी भी वो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद का जो वातावरण था उसमें पले बड़े लोग थे। उनके मन में ये देश के बारे में जो कल्पनाएं थी वो काफी समाजवादी कल्पनाएं थी। गरीबों को भी न्याय मिलना चाहिए वगैरह ऐसे महत्व की बातें उनके भी दिमाग में। इसलिए चाहे ये बीजेपी का नेतृत्व होने वाली अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट हो या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट हो, नरसिंह राव के बाद की पूरी की पूरी, उन दोनों के दिमाग में एक थोड़ी सी शर्म थी कि भाई हमें गरीबों को न्याय देना है। केवल कैपिटलिस्ट को न्याय देने के लिए ये हमारा देश नहीं है, हमारे सरकार नहीं है। क्या हुआ कि 2014 में जो हमारे प्रधानमंत्री चुनकर आए वो स्ट्रेट वे कैपिटलिस्ट के एजेंट ही बनकर चुनकर आए। सच्चाई तो यह है कि उनको कैपिटलिस्ट ने ही खड़ा किया और उन्होंने ही चुनकर लाए। 2014 के चुनाव के खर्चे आप देखिए, उसके बाद में इसका जवाब अपने आप आपको मिल जाए। जब कैपिटलिस्ट ने ही उनको चुनकर लाया है, उन्हीं का यह डिसीजन था, तो उनके हित के लिए हमारे प्रधानमंत्री काम करे, ये स्वाभाविक है। तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बने हुए प्रधानमंत्री है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा करने वाले प्रधानमंत्री नहीं है। वे अडानी अंबानी की सुरक्षा करने वाले प्रधानमंत्री, अडानी अंबानी के हितों के लिए कुछ भी करने वाले प्रधानमंत्री। या अडानी अंबानी केवल 2 व्यक्ति नहीं है, क्रोनी कैपिटल की मैं बात कर रहा हूं। इसलिए आज जो भी निर्णय हो रहे हैं गए 7 सालों में, वो सब के सब इस दिशा में जा रहे हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट्स में और खास कर अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट्स में भी ये निर्णय हुए, लेकिन उसमें शर्म थी। वो शर्म को थोड़ा सा रख कर ये निर्णय धीरे धीरे होते थे, एकदम से ब्लैटेंट नहीं होते। यहां तो ये शर्म का लिहाज रहने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि इस देश के किसानों से, इस देश के गरीबों से कोई लेना देना ही नहीं। डायरेक्टली अगर हम एजेंट ही बन चुके हैं तो ये लिहाज रखने की भी आवश्यकता नहीं।
ये आज की आवश्यकता है, ये हमने समझ लेना चाहिए। यानी आज हमारी जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से हमारी गवर्नमेंट नहीं है, चुन के हमने दी है, लेकिन ये कैपिटलिस्टिक हित साधने वाली उनकी एजेंट गवर्नमेंट, इनका हर कदम उस दिशा में जा रहा है। किसानों के तीनों कानून केवल उस दिशा में जाने वाले, इसीलिए क्योंकि ये कानून आने के बाद में क्या परिवर्तन अमेरिका में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, कई देशों में हुआ है, कनाडा में हुआ है, इसकी बहुत अच्छे ढंग से जानकारी आज के जमाने में हम सबको है और किसानों को भी है, क्योंकि किसानों के बच्चे, खासकर पंजाब हरियाणा के किसानों के बच्चे कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, उन्होंने नजदीक से वो देखा है, वहां वो खेती भी करते हैं, इसलिए उनको इसकी बहुत अच्छे ढंग से जानकारी है। ये 3 कानून अगर अमल में आए तो कुछ सालों बाद ये सारे के सारे किसान केवल मजदूर बनेंगे, खुद के खेती में मालिक नहीं रहेंगे, या फिर शहरों में आकर गंदी झोपड़पट्टियों में रहेंगे और रोजगार ढूंढते रहेंगे, जबकि इस देश में रोजगार बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं। आज जिस ढंग की अर्थव्यवस्था हमने शुरू की है, जिस ढंग की अर्थव्यवस्था गए 7 सालों में हम दौड़ रहे हैं, उस ढंग की अर्थव्यवस्था में हमें कभी भी रोजगार नहीं मिल सकता है। दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ने वाली, आज जो है वो भी बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ने वाली। अगर ये 3 कानून जाने अनजाने में अगर लागू हो गए तो खेतों पर आज जो काम कर रहे हैं और कैसे भी आधे पेट रहो, कैसे भी रहो, लेकिन एक स्वतंत्र जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी जीवन खत्म हो जाएगा। वहां भी कम लोगों का काम बचेगा, वहां भी बेकार लोग तैयार हो। ये सब ये किसान आंदोलन बहुत अच्छे ढंग से समझता है। ये किसान आंदोलन गए 9-10 महीने में शुरू हुआ, ये हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे 40-50 सालों के आंदोलनों की तपश्चर्या, 40-50 सालों के आंदोलन के अभ्यास की तपश्चर्या, वो समझ इसके पीछे खड़ी। ये सभी के सभी जो 40 अलग-अलग संगठन साथ में आए, जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया, ये कई सालों से इस क्षेत्र में काम करते आए हैं, इस विषय का अभ्यास करते आए हैं, इसकी जानकारी लेते आए हैं और ये नेतृत्व बहुत मैच्योर्ड है, अभ्यास इस दृष्टिकोण, इस दृष्टि से भी। ये बातें किसानों ने बहुत अच्छे ढंग से समझ ली और मैं मोदी जी का और भाजपा गवर्नमेंट का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोई भी किसानों की मांग मान्य नहीं। यहां अगर राजीव गांधी जैसे होशियार प्रधानमंत्री होते, जैसे महेंद्र सिंह टिकैत का मोर्चा आया दिल्ली में, बहुत बड़ा मोर्चा आया, राजीव गांधी ने तुरंत उनकी मुलाकात ली, उनकी डिमांड सुनी, मैक्सिमम डिमांड्स मान्य की, कुछ डिमांड्स तुरंत अमल में लाई, बाकी की डिमांड्स वैसी पेंडिंग रही। लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन सक्सेस हुआ और वहीं पर रुक गया, वो अंतिम परिणति तक नहीं पहुंचा। ऐसा अगर कोई होशियार प्रधानमंत्री आज होता तो ये आंदोलन पहले 1-2 महीने में ही वो खत्म कर देता, किसानों की मांगे मान्य करता। वैसे भी हमको झूठ बोलने की तो बहुत आदत है, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, किसानों को उत्पादन खर्च के अनुसार, उत्पादन मूल्य के अनुसार, जो स्वामीनाथन ने कहा है उसके अनुसार हम उनको कीमत देंगे, यहां से लेकर कई झूठ बोले गए। तो ये शुरुआत में जैसे ही पंजाब हरियाणा का आंदोलन बढ़ रहा है, ऐसा है उनकी डिमांड्स है, तभी स्वीकार लेते आंदोलन को, कुछ बातें मान्य करते, बाद में धीरे धीरे गुपचुप तरीके से बाकी जो अपना एजेंडा है वो अमल में लाते, तो बेचारा किसान का आंदोलन ही खड़ा नहीं हो। इसलिए उनके उद्दंडता को, उनके हुकुमशाही मनोवृत्ति को मोदी जी के मैं धन्यवाद देता हूं कि ये किसान आंदोलन उनकी इस उद्दंडता के कारण
इस नासमझ के कारण, इस कैपिटलिस्टिक एजेंसी के कारण और एक हुकुम तंत्र मनोवृत्ति के कारण उन्होंने इस आंदोलन को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया आंदोलन के तरफ और उनकी कोई डिमांड मान्य नहीं। इसलिए मैं तहे दिल से बहुत आभारी हूं। पूरे किसान आंदोलन के तरफ मैं गए 30-40 सालों से बहुत बारीकी से ध्यान रख रहा हूं। ये मेरा बहुत नजदीकी विषय है। 1980 से ये विषय मैं हैंडल करते आया। आज किसान आंदोलन इतना व्यापक हुआ है, इतना बड़ा हुआ है कि दुनिया में आज तक इतना बड़ा आंदोलन कभी भी कहीं भी खड़ा नहीं हुआ। और ये किसान आंदोलन इस देश को बहुत अच्छी दिशा दे सकता है। ये जो चक्र हमारा है कैपिटलिस्ट का एजेंट बनने का, क्योंकि ये अगर ऐसी स्थिति रही और मोदी जी के बाद में कोई भी प्रधानमंत्री आया तो थोड़ा सा कम प्रति का एजेंट बनेगा, लेकिन वो उसी दिशा में चलेगा। क्योंकि कैपिटलिस्ट एजेंट बनने की ये प्रक्रिया केवल भारत तक मर्यादित नहीं है, आज पूरे दुनिया में वो लागू हो रही और उसके माध्यम है वर्ल्ड बैंक, यानी सामने ये ऐसे मुखौटे धारण करते हैं और उसके माध्यम से अपना पूरा का पूरा भांडवल तंत्र अमल में लाते हैं। कैपिटलिस्टिक उनकी जो आवश्यकता है वो पूरी हर सरकार से करवाते हैं, सरकार को मजबूर करते हैं और सरकारें उनके सामने झुकती हैं। और ये आज पूरे दुनिया को कुछ गिनी चुनी ये कॉर्पोरेट्स गवर्न करती। तो ये कॉर्पोरेट्स के एजेंट बनने की जो प्रक्रिया है वो रोकने का सामर्थ्य केवल ये किसान आंदोलन में है और वो समझ उनको बहुत अच्छे ढंग से। जैसे मुजफ्फरनगर में जो भी 5 लाख रुपए, 5 लाख या 10 लाख लोग वहां इकट्ठा हुए होंगे, इतने बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा आए, उसमें क्या क्या डिमांड्स थी। केवल अभी ये डिमांड नहीं रही कि 3 कानून कृषि कानून है उसको रद्द कीजिए, जो उपज का मूल्य है वो स्वामीनाथन आयोग के अनुसार डिक्लेयर करे और उसको कानूनी औदा दे, ताकि कोई भी इस देश में कम दाम पे बेच नहीं सके और खरीद नहीं सके। उससे कम ना ये गुनाह होगा। यहां तक अभी ये डिमांड्स नहीं रही है। आगे की डिमांड है ये सेल इंडिया बंद कीजिए। अभी ये जो मोनेटाइजेशन हमारे निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी अर्थ मंत्री है, उन्होंने जाहिर किया, ये तो डायरेक्टली इंडिया का सेल। 70 सालों में बाकी लोगों ने सहेज सहेज कर मेहनत कर 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 जो संपत्ति इकट्ठा की वो हम खुलेआम बेच रहे हैं। बहुत मेहनत से बाप पैसे कमाता है, उसके पिताजी पैसे कमाते हैं और उनका एक आधा ऐसा नाकारा पोता आ जाता है, अमीरी में पला बड़ा है, गरीबी की कोई कल्पना नहीं है, पैसे कैसे कमाने चाहिए समझता नहीं है, शान शौकी से जीता है, तो बाप दादाओं की संपत्ति वो बेच बेच कर खाता है। उस ढंग की आज की हमारी ये सरकार, नाकारा, कुछ न करने की क्षमता, आर्थिक क्षेत्र में तो कुछ न करने की क्षमता है ही। इतने गलत डिसीजंस लेते आए हैं कि जिनको अर्थशास्त्र की मामूली समझ नहीं है, ऐसा कोई भी कहेगा। तो ये नाकारा सरकार जो है, जो देश को बेच बेच कर खा रही है, उसके बारे में ये किसान आंदोलन ने एल्गार किया है कि हम देश को बेचने नहीं देंगे, हम ये देश को बेचने नहीं देंगे, इस देश में लोकतंत्र टिकाए। आज जो भी कोई सरकार के खिलाफ बोलता है, अरे सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया।
सरकार में जो पार्टी आती है उसके खिलाफ बोलने का अधिकार हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री है, मंत्री है, जो भी कोई है, उनके खिलाफ बोलने का अधिकार हमें ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया और हर नागरिक को यह अधिकार। केवल वो हिंसा की बात नहीं कर सकता है, वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकता है, टीका टिप्पणी कर सकता है, अपना मत व्यक्त कर सकता है। और आज हमारे देश में अगर कोई ऐसा मत व्यक्त करता है तो उसको सीधा यूपीए लगाया जाता है, जेल में ठूसा जाता है। ये पहली बार इस देश में हो रहा है। मैं इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति हूं। इमरजेंसी के खिलाफ दूसरे ही दिन खड़ा हुआ था। जिस दिन इमरजेंसी डिक्लेयर हुई उसके दूसरे ही दिन पोस्टर्स लगाए थे, मेरे ही गांव में लगाए थे। मेरे ही गांव में मेरे ही रिश्तेदार होने वाले एमपी और विधानसभा के सदस्य और मंत्री भी थे, उनके खिलाफ पोस्टर्स लगाए थे और तीसरे दिन जेल में जाकर बैठा, इमरजेंसी में जेल में रहा। इमरजेंसी में छूटने के बाद में इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन करते आया और उसी में से पहली बार जनता गवर्नमेंट खड़ी हुई। तो मैं कोई कांग्रेस समर्थक नहीं हूं, मैं इस देश के लोकतंत्र का समर्थक। तो आज ये सिचुएशन निर्माण हुई है कि ये जो लड़ाई चल रही है हमारी, ये लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान ये किसानों का है। ये किसान उसको दिशा दे सकते हैं। हमारे अपोजिशन के जो लोग हैं, उनकी क्षमता तो चारों तरफ से कम कर दी गई, उनमें भी खुद खड़े होने की क्षमता नहीं है। ऐसी अवस्था में इतना बड़ा किसान आंदोलन और जिसकी इतनी अच्छी समझ है देश के बारे में, वो क्या करना चाहते हैं उसके बारे में, ये आंदोलन दिन ब दिन व्यापक बनते जाएगा। ये आंदोलन के कारण ही गवर्नमेंट मोदी जो है बचेगी नहीं और आगे की जो गवर्नमेंट आएगी उसको अलग ढंग से चलना पड़ेगा, नहीं तो वो भी बचेगी। इतनी बड़ी जागृति एक बार खड़ी होने के बाद और ये सामूहिक नेतृत्व के आधार पर ये जागृति खड़ी होने के बाद में आगे की गवर्नमेंट्स को भी उनकी डिमांड्स को मान्य करना होगा। और आज जो देश क्रोनी कैपिटल का एजेंट बन रहा है, इंडिया ऑन सेल है, ये सभी प्रक्रियाएं बदलेगी। अगर किसान आंदोलन असफल हुआ तो मैं इतना ही कहता हूं कि जो देश में मैं रहा हूं वो देश देश नहीं रहने वाला है। ये बेचा हुआ और इसको कुछ चंद मुट्ठी भर कैपिटलिस्ट ने खरीदा हुआ देश बचेगा और आगे के मोदी के आगे के सभी प्रधानमंत्री ऐसे ही एजेंट बने रहेंगे और इस देश में गरीबी बढ़ते रहेगी और इस देश में बेरोजगारी भी बढ़ते रहेगी। इतनी बुरी अवस्था में आज हम हैं और इसको बचाने का सामर्थ्य केवल ये इतने बड़े किसान आंदोलन में है। इसलिए मुझे इस किसान आंदोलन से बहुत बड़ी अपेक्षा है। मैं कहूंगा ये आखिरी अपेक्षा है। अगर वो सक्सेस नहीं हो पाए और हम सब लोग उनके साथ में ताकत से खड़े नहीं हो पाए तो जो देश गांधी, नेहरू, अंबेडकर ने खड़ा किया और इतनी सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन हमको दी जो इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी यानी बंधुता, स्वतंत्रता और जस्टिस पर खड़ी है। दूसरा, ये मुजफ्फरनगर में जो नारे लगे, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, ये बंधुता का दूसरा लक्षण। यही मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे और उसी के कारण बड़े पैमाने पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनकर आई थी। ये इनका एजेंडा ही है, इंसानों को मारो और चुन के आओ। गुजरात में यही किया, उत्तर प्रदेश में यही किया, कम से कम महाराष्ट्र में नहीं किया। तो ये जो एजेंडा है, ये एजेंडा को खत्म करने का भी भान ये किसान आंदोलन में।
तो इसीलिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल्य है उनको टिकाने का करने वाला ये बहुत बड़ा आंदोलन है। इस देश की दिशा बदलने वाला बड़ा आंदोलन है। इस देश में सही मायने में जस्टिस निर्माण करने वाला ये आंदोलन हो सकता है। इसलिए मुझे इस आंदोलन से बहुत बहुत अपेक्षा है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।